नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित किया। कहा, खादी भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनने का प्रेरणा स्रोत। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, सरकार वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी का उत्पादन कम करने और ऊर्जा तथा जैव ईंधन क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने को कहा। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश की शपथ ली। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में परमाणु निरस्त्रीकरण पर साझा घोषणा को स्वीकार किए जाने पर रोक लगाई। दुबई में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरुआती मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच जारी। और कोलकाता में डूरंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने इंडियन एयरफोर्स को 2-0 से हराया। समाचार संध्या में मुनीश शर्मा के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खादी आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की प्रेरणा बनेगी। श्री मोदी ने आज गुजरात के अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव में एक जनसभा को संबोधित किया। यहाँ जो तिरंगा रैलियां निकली, प्रभात फेरियां निकली, उनमें राष्ट्रभक्ति का ज्वार तो था ही। अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प भी रहा। यही संकल्प आज यहाँ खादी उत्सव में भी दिख रहा है। चरखे पर सूत कातने वाले आपके हाथ भविष्य के भारत का ताना बाना बुन रहे हैं। साथियों, इतिहास साक्षी है कि खादी का एक धागा आजादी के आंदोलन की ताकत बन गया। उसने गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। खादी का वही धागा विकसित भारत के प्रण को पूरा करने का, आत्मनिर्भर भारत के सपने को पूरा करने का प्रेरणा स्रोत भी बन सकता है। ये खादी उत्सव स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। श्री मोदी ने कहा कि सभी लोग खादी उत्सव की ऊर्जा को अनुभव कर रहे हैं। जैसे चरखा आजादी के आंदोलन में देश की धड़कन बन गया था, वैसा ही स्पंदन आज मैं यहां साबरमती के तट पर महसूस कर रहा हूं। मुझे विश्वास है कि यहां मौजूद सभी लोग इस आयोजन को देख रहे हैं। सभी लोग आज यहां खादी उत्सव की ऊर्जा को महसूस कर रहे होंगे। आजादी के अमृत महोत्सव में देश ने आज खादी महोत्सव करके अपने स्वतंत्रता सेनानियों को बहुत सुंदर उपहार दिया है। प्रधानमंत्री ने नागरिकों से खादी पहनकर टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने की अपील की। श्री मोदी ने कहा कि सरकार न केवल देश के लिए बल्कि फैशन और परिवर्तन के लिए खादी पर लगातार बल दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि वर्ष 2014 के बाद खादी के उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में कुटीर उद्योग में 1 करोड़ 75 लाख से अधिक नए रोजगार सृजित किए गए। श्री मोदी ने ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण में खादी के महत्व पर भी अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर राज्य के विभिन्न हिस्सों से आई लगभग 7,500 महिला कारीगरों ने चरखा चलाकर सूत की कटाई की। प्रधानमंत्री ने गुजरात राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के नए कार्यालय भवन और साबरमती नदी पर एक फुट ओवर ब्रिज का भी लोकार्पण किया। ये प्रतिष्ठित फुट ओवर ब्रिज अहमदाबाद के पूर्वी हिस्से को पश्चिमी हिस्से से जोड़ता है।
श्री मोदी ने कहा कि अटल ब्रिज डिजाइन और नवाचार में भी अद्भुत है। अटल ब्रिज साबरमती नदी को दो किनारों को ही आपस में नहीं जोड़ रहा, बल्कि डिजाइन और इनोवेशन में भी अभूतपूर्व है। इसकी डिजाइन में गुजरात के मशहूर पतंग महोत्सव का भी ध्यान रखा गया है। गांधीनगर और गुजरात ने हमेशा अटल जी को खूब स्नेह दिया था। 1996 में 1996 में अटल जी ने गांधीनगर से रिकॉर्ड वोटों से लोकसभा चुनाव जीता था। ये अटल ब्रिज यहां के लोगों की तरफ से उन्हें एक भावभीनी श्रद्धांजलि भी है। खादी उत्सव में चरखों के विकास पर एक प्रदर्शनी भी लगाई गई। इसमें वर्ष 1920 से देश में इस्तेमाल किए गए सूत कताई के 22 पहियों को प्रदर्शित किया गया। इसमें नवीनतम नवाचारों और प्रौद्योगिकी के साथ विभिन्न आधुनिक कताई पहियों को भी दिखाया गया है। प्रदर्शनी में आंध्र प्रदेश के पांडुरू खादी के उत्पाद का सजीव प्रदर्शन भी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के कार्यालय भवन का लोकार्पण किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि सरकार वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। वामपंथी उग्रवाद, टेररिज्म और टेररिज्म से रिलेटेड कई सारे गुनाह जैसे फेक करेंसी हो, जैसे नारकोटिक्स हो, इस सब के खिलाफ एक जीरो टॉलरेंस की नीति को अख्तियार किया है और इसीलिए हमने एनआईए को मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आतंकवाद संबंधी सारी सूचनाओं को इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी राज्यों के साथ साझा किया जाए। आतंकवाद को सपोर्टिव जितनी भी एक्टिविटी है, इसके खिलाफ जितने कानून हैं, वो सभी कानूनों को पुख्ता और सख्त बनाया जाए। आतंकवाद विरोधी इन्वेस्टिगेशन करने वाली सभी संस्थाओं को मजबूत किया जाए और इसमें दोष सिद्धि के प्रमाण को 100% करने का लक्ष्य रखा जाए और उसी उपक्रम में एनआईए को मजबूत करने का काम हमने किया है। गृह मंत्री ने आशा व्यक्त की कि केंद्र और छत्तीसगढ़ सरकार मिलकर वामपंथी उग्रवाद को समाप्त करने में अवश्य सफल होंगे। श्री शाह ने कहा कि केंद्र ने पिछले 3 वर्षों में एनआईए का कार्यक्षेत्र बढ़ाकर इसे सशक्त बनाया है। उन्होंने कहा कि एनआईए ने 99% से अधिक मामलों में सफलता हासिल की है। उन्होंने कहा कि अब तक 18 राज्यों में इसके कार्यालय खोले जा चुके हैं। श्री शाह ने कहा कि अगले वर्ष मई से पहले सभी राज्यों में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के कार्यालय खुल जाएंगे। बाद में श्री शाह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी पुस्तक पर अपने विचार व्यक्त किए। श्री शाह ने कहा कि हर व्यक्ति प्रधानमंत्री मोदी को अपनी नजर से देखता है। मोदी को हर व्यक्ति ने अपने अपने नजरिए से देखा है। किसी को गरीबों का कल्याण करने वाला एक समाज सेवक दिखाई पड़ता है, किसी को देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला दृढ़ इच्छा शक्ति वाला एक मजबूत नेतृत्व दिखाई पड़ता है, किसी को सालों पुरानी हमारी संस्कृति के गौरव को विश्व के अंदर हजारों सूर्य के समान आभा के साथ पहुंचाने वाला एक तपस्वी दिखता है, किसी को योग को पूरे विश्व में पहुंचाने वाला व्यक्ति दिखाई पड़ता है, किसी को भारत के अंदर विश्व के सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म पर भारत को गौरव के साथ रखने वाला भारत माता का एक बहुत पुण्यशाली पुत्र दिखाई पड़ता है। युवाओं को मोदी जी के अंदर स्टार्टअप के लिए रास्ता बताने वाला एक मार्गदर्शक दिखाई पड़ता है, तो गरीब के घर के अंदर गैस, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, अनाज और घर ही देने वाला एक गरीबों का उद्धार। राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार ने कृषि क्षेत्र को ऊर्जा और जैव ईंधन क्षेत्र की दिशा में मोड़ने का फैसला किया है। सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का भी निर्णय लिया है। आज मुंबई में एक आयोजन में उन्होंने कहा कि अब गन्ने से चीनी बनाने की जगह उससे अधिक एथेनॉल बनाने की प्रक्रिया अपनाने का समय आ चुका है। श्री गडकरी ने कहा कि एथेनॉल की मांग बहुत ज्यादा है और सरकार ने एथेनॉल का उत्पादन बढ़ाने के उपाय किए हैं।
श्री गडकरी ने बताया कि सरकार ने दुपहिया वाहन और कार निर्माता कंपनियों से वाहनों में फ्लैक्स इंजन लगाने को कहा है। श्री गडकरी ने कहा कि भविष्य का सबसे महत्वपूर्ण ईंधन हरित हाइड्रोजन होगी। केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने के कारण खासकर सर्दियों में बढ़ने वाले वायु प्रदूषण पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने हरियाणा के पानीपत में 1 लाख लीटर बायो एथेनॉल और 150 टन बायो बिटुमिन की दैनिक उत्पादन क्षमता वाली परियोजना शुरू कर दी है। श्री गडकरी ने कहा कि इससे देश ईंधन के मामले में आत्मनिर्भर बन जाएगा। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने आज भारत के प्रधान न्यायाधीश के पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई। I, Uday Umesh Lalit, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, having been appointed Chief Justice of the Supreme Court of India, do swear in the name of God, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. न्यायमूर्ति ललित ने न्यायमूर्ति एनवी रमणा का स्थान लिया है। वे कल सेवानिवृत्त हो गए। न्यायमूर्ति ललित का कार्यकाल इस वर्ष 8 नवंबर तक रहेगा। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित अगस्त 2014 में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज शाम तेलंगाना के हन्माकोंडा में एक जनसभा को संबोधित किया। श्री नड्डा ने कहा कि विपक्षी दलों के लिए बाधा उत्पन्न करने के मकसद से राज्य में टीआरएस सरकार द्वारा निषेधाज्ञा और धारा 144 लागू कर दी गई है। तेलंगाना में टीआरएस सरकार पर भ्रष्ट और लोकतंत्र विरोधी होने का आरोप लगाते हुए उन्होंने लोगों से मुख्यमंत्री को उनके निवास तक सीमित कर देने की अपील की। हन्माकोंडा में प्रजा संग्राम यात्रा का तीसरा चरण संपन्न होने के अवसर पर उन्होंने कहा कि टीआरएस प्रमुख राज्य को अंधकार में ले जा रहे हैं और कल्याण तथा विकास कार्यक्रमों को लोगों तक पहुंचने नहीं दे रहे हैं। जल जीवन मिशन के लिए धन आवंटन का उल्लेख करते हुए श्री नड्डा ने यह आरोप लगाया कि राज्य को मिले धन का 10% भी खर्च नहीं किया गया। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज से जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के 2 दिन के दौरे की शुरुआत की। उन्होंने जिले में केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने केंद्र प्रायोजित योजनाओं के विभिन्न लाभार्थियों और नए मतदाताओं से बातचीत भी की। शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना के साथ आज नई दिल्ली नगर परिषद एनडीएमसी कार्यकर्ताओं को पूर्व शिक्षा मान्यता कार्यक्रम आरपीएल को पूरा करने के लिए प्रमाण पत्र प्रदान किए। आरपीएल एक ऐसी प्रक्रिया है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति के मौजूदा कौशल, ज्ञान और अनुभव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इस अवसर पर उम्मीदवारों को बधाई देते हुए श्री प्रधान ने कहा कि यह पहल भारत को $50 खरब की अर्थव्यवस्था में बदलने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे हम विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कौशल विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री प्रधान ने कहा कि इस तरह की पहल राष्ट्र निर्माण में योगदान करने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास।
एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित किया। कहा, खादी भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनने में प्रेरणा स्रोत। गृहमंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में रायपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए के कार्यालय भवन का उद्घाटन किया और कहा, सरकार वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी का उत्पादन कम करने और ऊर्जा तथा जैव ईंधन की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने को कहा। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश की शपथ ली। प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में परमाणु निरस्त्रीकरण पर साझा घोषणा को स्वीकार किए जाने पर रोक लगाई। दुबई में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरुआती मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला जारी और कोलकाता में ड्यूरेंट कप फुटबॉल प्रतियोगिता में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने इंडियन एयरफोर्स को 2-0 से किया पराजित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा। ये आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता के बाद जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में भारत की यात्रा को बताया गया है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम आपके लिए 1999 के करगिल युद्ध की महत्वपूर्ण विजय गाथा लेकर आए हैं। आजादी के 52 वर्षों के बाद भारत पाकिस्तान के बीच वर्ष 1999 में करगिल युद्ध लड़ा गया था। 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय नियंत्रण रेखा में घुसपैठ की गई और भारतीय सेना के खाली चौकियों को कब्जा करने के बाद दोनों देशों के बीच ये युद्ध हुआ। पाकिस्तान की इस घुसपैठ का मकसद सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना की टुकड़ियों को हटाना और कश्मीर तथा लद्दाख के संपर्क को तोड़ना था। 3 मई 1999 को सभी घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की फौज भारतीय सीमा से वापस नहीं जाती है तो भारत कोई भी सख्त कदम उठा सकता है। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। 26 मई को भारतीय वायुसेना ने पहला हमला किया। इसके बाद घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र से बाहर करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया।
ये लड़ाई ऊंची दुर्गम पहाड़ियों के बीच कई समस्याओं का सामना करते हुए लड़ी गई। भारतीय सेना को देश की वायुसेना का भी सहयोग मिला और इस तरह ऊंची पहाड़ी वाले क्षेत्रों को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से मुक्त कराया गया। NH-1A राजमार्ग को भी इस घुसपैठ से मुक्त कराया गया था। 2 महीने की लंबी लड़ाई के बाद 26 जुलाई 1999 को इस युद्ध का अंत हुआ। भारत तभी से इस ऐतिहासिक विजय को हर वर्ष 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ ये कार्यक्रम ट्विटर पर @AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहें आकाशवाणी समाचार के साथ। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। देश में दवा उत्पादों का निर्यात इस वर्ष अप्रैल से जुलाई के दौरान वर्ष 2013-14 की इसी अवधि की तुलना में 146% बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि वर्ष 2013-14 में 20,596 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ था, जो इस वर्ष अप्रैल से जुलाई में बढ़कर 50,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। उन्होंने कहा कि भारत में बने दवा उत्पादों का निर्यात नई ऊंचाइयों को छू रहा है। भारत का तेजी से बढ़ता दवा उद्योग न केवल नवाचार और रोजगार सृजन का एक बड़ा स्रोत है, बल्कि ये वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने वाला भी बन गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि मौजूदा और अगले वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ेगी। उन्होंने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अगले 2 वित्त वर्षों में भारत की वृद्धि दर सबसे तेज रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मुंबई में एक आयोजन में श्रीमती सीतारामन ने कहा कि भारत में नया निवेश पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि हालांकि वैश्विक स्थिति चुनौतीपूर्ण है, इसलिए सतर्कता बरतना जरूरी है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू जिले के आरएसपुरा के अरनिया सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को गिरफ्तार किया है। इसकी पहचान सियालकोट निवासी मोहम्मद शाहबाद के तौर पर हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सीमा सुरक्षा बल के चौकस जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट इस पाकिस्तानी को कल रात देखा। चेतावनी के बावजूद वो आगे बढ़ा और गोली चलने के बाद फाटक के पीछे छिप गया। चौकस सुरक्षा बलों ने फाटक खोलकर उसे गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र को एक दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है। आम आदमी पार्टी की सरकार सोमवार को सदन में विश्वास प्रस्ताव लाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि सदन में विश्वास प्रस्ताव लाकर ये साबित किया जाएगा कि आम आदमी पार्टी के एक भी विधायक ने पार्टी नहीं छोड़ी है। गौतम बुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नोएडा के सेक्टर 93A में एमरल्ड कोर्ट प्रोजेक्ट के सुपरटेक के 40 मंजिला ट्विन टावर्स को गिराने की तैयारियां तेज कर दी हैं। नोएडा प्राधिकरण ने कहा है कि सुपरटेक ट्विन टावर के आसपास एक नॉटिकल मील के वायु क्षेत्र में भी कल उड़ानें कुछ समय के लिए बंद रहेंगी। नोएडा पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से 26 अगस्त से 31 अगस्त के बीच शहर के ऊपर ड्रोन के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। रविवार 28 अगस्त FM गोल्ड पर रात 9:30 बजे प्रसारित होने वाले हमारे कार्यक्रम का विषय है बुजुर्ग और पेंशन। आप
अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं। रूस में आज संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा परमाणु निरस्त्रीकरण पर एक संयुक्त घोषणा को अपनाने पर रोक लगा दी है। परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना है और हर 5 साल में 191 हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा इसकी समीक्षा की जाती है। रूस ने यूक्रेन के परमाणु संयंत्रों, विशेष रूप से ज़ैपोरिज़िया के आसपास सैन्य गतिविधियों पर गंभीर चिंता का हवाला देते हुए मसौदे पर आपत्ति व्यक्त की। वर्ष 2015 में पिछली समीक्षा में भाग लेने देश किसी भी समझौते पर पहुंचने में विफल रहे थे। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में ग्रुप बी के पहले मैच में दुबई में अफगानिस्तान के साथ खेलते हुए ताजा समाचार मिलने तक श्रीलंका ने 8 ओवर में 4 विकेट पर 49 रन बना लिए हैं। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। दुबई में कल ग्रुप ए में मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला होगा पाकिस्तान से। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सुनते हैं ये रिपोर्ट। दुबई क्रिकेट स्टेडियम में चिरपरिचित प्रतिद्वंदी भारत और पाकिस्तान कल आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के बीच 10 महीने बाद मैच होने जा रहा है। इनके बीच आखिरी मुकाबला 2020 विश्व कप में 24 अक्टूबर 2021 को हुआ था, जिसमें भारत को पाकिस्तान ने 10 विकेट से हराया था। 2020 फॉर्मेट के इस मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत के तूफानी गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नजर नहीं आएंगे, तो वहीं पाकिस्तान की ओर से शाहिन शाह अफरीदी भी मैच में हिस्सा नहीं लेंगे। क्रिकेट प्रेमियों को विराट कोहली के फॉर्म में वापसी का इंतजार होगा। कोहली का ये 100वां T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच होगा। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 2020 फॉर्मेट में 9 बार आमना सामना हुआ है। इसमें से 6 बार भारत ने बाजी मारी है, तो वहीं 2 बार पाकिस्तान को जीत मिली है। एशिया कप में भारत, पाकिस्तान और एक क्वालिफायर टीम को ग्रुप ए में रखा गया है। वहीं ग्रुप बी में मेजबान श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है। आकाशवाणी से इन सभी मैचों का आंखों देखा हाल शाम 7 बजे से FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों पर हिंदी और अंग्रेजी में प्रसारित किया जा रहा है। ड्यूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट में गुवाहाटी में ग्रुप डी में केरला ब्लास्टर्स ने नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड को 3-0 से हरा दिया। इससे पहले आज एक अन्य मैच में कोलकाता में ग्रुप ए में मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब ने भारतीय वायुसेना की टीम को 2-0 से पराजित किया। युवा कार्य और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि इस साल फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत की मेजबानी में निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक होगा। ये प्रतियोगिता इस साल 11 से 30 अक्टूबर के बीच होगी। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट संदेश में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ का निलंबन समाप्त करने के लिए फीफा के फैसले पर प्रसन्नता व्यक्त की है। टोक्यो में BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को आज कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में भारतीय जोड़ी मलेशिया के एरोन चिया और सो वुई इक की जोड़ी से हार गई। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मुंबई में भी सामान्य रूप से बादल छाए रहने के साथ मध्यम बारिश के आसार हैं। उधर कोलकाता में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और 1 या 2 जगहों पर गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। चेन्नई में सामान्यतः छाए रहेंगे बादल और सामान्य बारिश हो सकती है। श्रीनगर और जम्मू में गरज के साथ बारिश हो सकती है। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है और गिलगित में सामान्यतः बादल रहेंगे, लेकिन लेह में आसमान रहेगा साफ। पूर्वोत्तर में गुवाहाटी में आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। इम्फाल, आइजॉल, शिलोंग, कोहिमा, गंगटोक और ईटानगर में सामान्यतः बादल छाए रहने और 1 या 2 जगहों पर गरज के साथ बारिश के आसार हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर खादी उत्सव को संबोधित किया। कहा, खादी भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनने का प्रेरणा स्रोत। गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ में रायपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के कार्यालय भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, सरकार वामपंथी उग्रवाद और आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने चीनी का उत्पादन कम करने और ऊर्जा तथा जैव ईंधन क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप कृषि क्षेत्र में बदलाव लाने को कहा। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने देश के 49वें प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ ली।
प्रधानमंत्री कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रूस ने संयुक्त राष्ट्र में परमाणु निरस्त्रीकरण पर साझा घोषणा को स्वीकार किए जाने पर रोक लगाई और दुबई में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट शुरुआती मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।